जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में जो हम सभी लोग पढ़े थे 350 क्वेश्चन तक, उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये साइंस के जो है ना महत्वपूर्ण क्लास का ये सेशन चल रहा है, जो कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं सभी क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जिसमें इसमें क्वेश्चन बनता है, पहला कहता है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु की संख्या टोटल कितनी होती है? 7। उपधातु उसको कहते हैं जिसमें जो है ना धातु और धातु दोनों का गुण होता है। जो आवर्त सारणी के जो है ना बाएं तरफ दाहिने तरफ में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। तो आवर्त सारणी में उसकी स्थान जो है ना, हालांकि धातु और अधातु के बीच में होता है, धातु और धातु के क्या होता है? बीच में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, ठीक है ना। और उपधातु की एक बार हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि इमेजेज में, और इस तरीका का समझे, ये जितने भी बनते हैं ये सब के सब जो है ना यहाँ पे जो बन रहा है ये सब के सब उपधातु है, जिसमें उपधातु की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। एक है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलेनियम, समझे ना। तो एक इसको कहते हैं बोरॉन, इसको क्या बोलते हैं? बोरॉन, समझे ना। इसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन। बोरॉन के बाद होता है सिलिकॉन, क्या होता है? सिलिकॉन, समझे ना, क्या होता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन के बाद होता है जर्मेनियम, क्या होता है? जर्मेनियम। और ये एसबी से क्या होता है? एंटीमनी। एसबी से क्या होता है? एंटीमनी, क्या होता है? एंटीमनी, समझे ना। और उसके बाद टी से टेलेनियम, टी से क्या होता है? टेलेनियम, क्या होता है? टेलेनियम, समझे ना। और एक होता है पीओ से, जिसको हम लोग कहते हैं पोलेनियम, क्या बोलते हैं? पोलेनियम, समझे ना। इस तरीका से ये जितने होते हैं वो 7, कितने होते हैं यहाँ पे? 7। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और टेलेनियम, और क्या होते हैं यहाँ पे? पोलेनियम, समझे ना। ये सातों के सातों क्या कहलाते हैं? सातों के सातों कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। उपधातु को हम लोग कहते हैं, एक ट्रिक भी होता है इसका, समझे ना, जो क्लास में हम बताए थे, जिसको बोलते आ बस पट जाए, समझे ना। तो इस तरीका आ से क्या होता है? आर्सेनिक। आ से क्या होता है? आर्सेनिक, समझे ना। और ब से होता है बोरॉन, ब से क्या होता है? बोरॉन, समझे। और स से होता है सिलिकॉन, स से क्या होता है? सिलिकॉन। और प से पोलेनियम, और ट से क्या होता है? टेलेनियम। और ज से जर्मेनियम, और ए से क्या होते हैं? एंटीमनी। तो क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु होगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर जो है ना हमारा हो जाएगा कौन सा यहाँ पे? जी, सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? जर्मेनियम, ठीक है ना। तो जर्मेनियम के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ये, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये उपधातु है। ये जो है ना पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जिसको वर्ग 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 लेकर यहाँ पे वर्ग 18 तक है। यहाँ पे कौन सा है? 18, समझे ना। और ये आवर्त ऊपर से नीचे आता है, जिसको 7 है, 2 3 4 5 और 6, और क्या यहाँ पे 7, समझे ना। पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो उपधातु की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7, समझे ना। अगला क्वेश्चन कहता है सामान्य अनुसूत्रण रक्तदाब कितना होता है। सामान्य रक्तचाप का मान होता है 120/80 सिस्टोल बाई डायस्टोल mmHg, ठीक है ना। सामान्य रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, कौन सी यहाँ पे? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रक्तचाप का मान होता है, रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80 सिस्टोल बाई डायस्टोल mmHg। क्या होता है? Hg, ठीक है ना। जो कि उसके ऊपर वाला 120 को कहते हैं शिथिलन, क्या बोलते हैं? शिथिलन। और 80 को बोलते हैं अनुशीतलन, क्या बोलते हैं? अनुशीतलन। तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुशीतलन 80। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80, ठीक है ना। अनुशीतलन हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80 mm। कितना हो जाएगा? 80 mm। सामान्य रक्तचाप का मान कितना होता है? तो 120/80 सिस्टोल बाई डायस्टोल mmHg, सिस्टोल बाई डायस्टोल mmHg। और इसके ऊपर वाला बढ़ता है तो इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला में घटोतरी होती है इसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा गौर से, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। आप मोटर देखते हैं तो मोटर का जो वलय होता है वो बीच बीच में क्या होता है? कटा होता है, समझे ना। और बीच बीच में कटे होने के कारण उसको विभक्त वलय बोलते हैं। और विभक्त वलय, विभक्त मतलब कि बटा हुआ, और वलय मतलब रिंग, रिंग मतलब गोलाकार आकृति का। तो इस तरीका से विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में, ठीक है ना। विद्युत मोटर में किया जाता है। आप आंसर देख सकते हैं इसका, ठीक है ना। इसका आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, 354 का ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है ना। अगला है विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है। भाई आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत कहते हैं, ये तो बात सही है ना। या आवेश का ऐसा ही मात्रक आई बराबर Q/T तो होता ही है। आई बराबर Q/T क्या होता है यहाँ पे? T तो होता ही है, समझे ना। नहीं मिटाएगा ये। आई बराबर
आई बराबर क्यू बटा क्या होता है, टी होता है। तो आवेशों के प्रवाह के दर के विधरा कहते हैं, समझे ना। और ये आवेश जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब साहब के नाम पर, किसके नाम पर, कूलम्ब के साहब के नाम पर कूलम्ब रखा गया था। क्या रखा गया था, कूलम्ब। तो आवेश एक अदिश राशि, आवेश कौन सा राशि है, क्या आवेश एक तरह का अदिश राशि है। कौन राशि है, अदिश राशि, ठीक है ना। आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है, समझे ना। आवेश को अंकगणितीय विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसलिए आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। कौन राशि होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हमारा शरीर का पीएच परास कितने के बीच होता है, हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है, जो कि इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन थोड़ा अधूरा टाइपिंग हो गया, समझे ना। जो कि आंसर जाएगा 7.0 से 7 पॉइंट कितना तक जाएगा, 8 तक, समझे ना। 7.0 से 7 पॉइंट कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा, समझे। तो यहाँ पे इसको 7 कर दीजिए, ठीक है, तब आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टिंडल प्रभाव का प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो होता है वो घटना कौन सी प्रकाश की घटना को क्या करता है, बताता है। तो एक में पहला प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ये होगा परावर्तन, क्या यहाँ पे लिखना है, परावर्तन, समझे ना। प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का परिकिरण, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना पर प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश का परावर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के विक्षेपण को या प्रकाश के परिकिरण घटना को। आपको इसका आंसर देना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप दीजिए, तुरंत हम बताते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो बताइए प्रकाश का प्रभाव का, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन, ठीक है ना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, वेरी सिंपल आंसर इसका हो जाएगा कि प्रकीर्णन घटना के कारण जो है ना क्या होता है, टिंडल प्रभाव हमको देखने को मिलता है। टिंडल प्रभाव के बारे में क्या होती है, जानकारी स्पष्ट होती है, ठीक है ना। अगला निम्न से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं अल्केन को, किसको कहते हैं, अल्केन को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं अल्केन को, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है अल्कीन तथा अल्काइन। अल्कीन तथा क्या होता है, अल्काइन। एक बार इस क्वेश्चन को गौर से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये कहता है क्या कि जैसे कि एक होता है अल्केन, एक क्या होता है, अल्केन, और अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n प्लस क्या होता है, 2, CnH2n+2, ये होता है अल्केन, समझे ना। और एक होता है जिसको कहते हैं अल्कीन, एक को क्या कहते हैं आप इसको, एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्कीन, क्या कहते हैं एक को, अल्कीन, समझे ना। और अल्कीन कहा होता है CnH2n, और एक होता है जिसको कहते हैं अल्काइन, एक को क्या कहते हैं हम लोग, अल्काइन, समझे ना। और अल्काइन, समझे। तो अल्काइन का रासायनिक सूत्र सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, समझे। तो ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इसको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, समझे ना। इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये वाले को बोला जाता है संतृप्त। क्या बोला जाता है, संतृप्त, ठीक है। तो इसमें जो है ना CH4, मतलब इसको मीथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। तो ये अल्केन के ग्रुप में आता है, इसको नाम पड़ता है मीथेन। क्या नाम पड़ता है इसका, मीथेन। और इसका नाम पड़ता है इथेन। क्या नाम पड़ता है इसका, इथेन। और इसका नाम पड़ता है इथीन। क्या पड़ता है, इथीन। तो इथीन जो है ना, इथीन अल्कीन ग्रुप में आता है। इथीन किस ग्रुप में आता है, अल्कीन में। जब इथीन अल्कीन ग्रुप में आता है तो इसके लिए जो है इसका क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी, ठीक है ना, सी नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एक को असंतृप्त कहते हैं। तो संतृप्त को बोलते हैं किसको, अल्केन को, और असंतृप्त बोलते हैं किसको, अल्कीन और अल्काइन दोनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, और इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब कि सभी, समझे ना। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। अगला, इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूं, आम तथा, समझे ना, घास बकरी मानव, और बकरी गाय हाथी, और घास मछली बकरी। तो इसमें देखिए कहता है कि बकरी मछली खा नहीं सकती है, मछली घास खा नहीं सकती, तो नहीं होगा। हाथी गाय नहीं खाता, नहीं होगा। मानव बकरी इत्यादि पर निर्भर रहता है, बकरी किस पर निर्भर रहता है, घास पर। अर्थात आहार श्रृंखला का निर्माण करता है ऑप्शन नंबर बी। कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा सिंपल, समझे ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव हृदय की कोष्ठक की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय 4 चेंबर में बटे होते हैं, कितने में बटते हैं, 4।
मानव हृदय 4 चैम्बर, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, समझे ना। मानव हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ये पेरिकार्डियम नामक एक थैली में क्या होता है? बंद होता है। उसके अंदर पेरिकार्डिक नामक लिक्विड होता है, समझे ना जी। और इसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है। किसका होता है? बंद मुट्ठी के आकार का। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव हृदय का आकार कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के आकार का। मानव हृदय का स्थान कहाँ होता है? तो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। दोनों फेफड़े कहाँ होता है? बीच में होता है, समझे ना। और इसलिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या होती है? तो 4। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 4, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4, समझे। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर बड़ा सिंपल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी को देने का काम किया था मोसले ने। किसने किया था? मोसले ने, ठीक है ना। क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, समझे ना, कि आधुनिक आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को, आधुनिक कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी को देने का काम किसने किया था? मोसले। कौन किया था? मोसले, ठीक है ना। और आवर्त सारणी के पिता कौन है? आवर्त सारणी के पिता, क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी के पिता कौन है? तो मेंडलीफ। कौन है बुआ? मेंडलीफ। और ये मेंडलीफ कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। कहाँ हुआ? रूस के, समझे ना। और क्वेश्चन एक और बनता है कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या होती है, वर्गों की संख्या होती है, समझे ना, वर्गों की संख्या होती है, समझे ना, 18। कितनी होती है? 18, समझे ना। और आवर्तों की संख्या, किसकी संख्या? आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। और टोटल तत्वों, कुल तत्व की संख्या कितनी है? और कुल तत्व कितने होते हैं? तो 118। कितने होते हैं? 118, समझे ना। और ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? ब्लॉक कितने होते हैं? तो 4, एस, पी, डी और क्या होता है? एफ, समझे ना। और एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो एस ब्लॉक में कितने वर्ग आ सकते हैं? तो 2। और पी में कितना हो सकता है? 6। डी में कितना हो सकता है? 10। और एफ में कितना हो सकता है? 14, समझे ना। किसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा, सब प्रश्न का जवाब यहीं पे मिलेगा, ठीक है ना जी। या एस जो ब्लॉक होता है वो किस किस में आता है वर्ग में? तो वर्ग 1 और किस में आता है? 2 में, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, 1 और किस में आता है? 2 में। और पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक आता है? तो पी ब्लॉक आता है 13 से लेकर 18 तक। 13 से लेकर कहाँ तक आता है? 18 तक, समझे ना। और डी ब्लॉक कहाँ से आता है? तो डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है 3 से लेकर कहाँ तक? 12 तक, समझे ना। और इसको कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं इसको? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, ठीक है ना। और ए ब्लॉक कहाँ से आता है? तो ये वर्ग 3 में ही होता है, लेकिन इसके नीचे 2 टाइल के रूप में होते हैं। कितने टाइल के रूप में होते हैं? 2। इसमें 2 टाइल के रूप में होते हैं। एक को कहते हैं लैंथानाइट। क्या बोलते हैं? लैंथानाइट्स, बस है ना जी। और एक को क्या बोलते हैं? एक्टिनेट्स। को क्या बोलते हैं? एक्टिनेट, समझे ना। और ए ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण। क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण। ए ब्लॉक को क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण। तो आप एक बार फिर से गौर से देख लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18। कितनी होती है यहाँ पे? 18, समझे ना। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? 18। वर्गों की आवर्तों की संख्या पूछता तो हो जाता, कितना हो जाता? 7, समझे ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी देने का काम किसने किया है? मोसले ने, समझे ना। और आवर्त सारणी के पिता कौन है? तो मेंडलीफ। मेंडलीफ कहाँ कर रहे थे? रूस के, समझे ना। और वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 118, समझे ना। ब्लॉक कितने होते हैं? तो ब्लॉक होते हैं मेरे प्यारे बच्चे 4 गो, एस, पी, डी, एफ, समझे ना। एस में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। पी में कितना हो सकता है? 6। डी में कितना हो सकता है? 10। एफ में कितना हो सकता है? 14, समझे ना। और एस किस वर्ग में आता है? तो 1 और 2 में। पी किस में आता है? तो 13 से लेकर 18 तक। 13 से लेकर कहाँ तक? 18 तक, समझे ना। और डी कहाँ से आता है? 3 से 12। इसको कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। और ए ब्लॉक किसमें आता है? वर्ग 3 में तो आता ही है, लेकिन नीचे टाइल के रूप में होते हैं, 2 टाइल्स होते हैं, समझे ना। एक लैंथानाइट्स ग्रुप का आता है, एक एक्टिनाइट्स ग्रुप का आता है, समझे ना। और एक को इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण। क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण। तो मैक्सिमम बोर्ड मॉडल में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें जो है ना, आपको इस टॉपिक से आपको मिलेगा। वर्ग 1 को हम लोग कहते हैं, वर्ग 1 को क्या बोलते हैं? तो वर्ग 1 को हम लोग जानते हैं सिंपल रूप में कि वर्ग 1 को जो है ना क्षारीय धातु कहते हैं, समझे ना। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, समझे ना। और वर्ग 18 को हैलोजन का, सॉरी, अक्रिय बोलते हैं। वर्ग 17 को हैलोजन कहते हैं, समझे ना। और हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोनिन, ये सब आता है, समझे ना। तो इस तरीके के प्रत्येक चीज उसमें क्या आता है, समझे। तो आगे ध्यान दीजिए, मतलब बनेगा बहुत बहुत क्वेश्चन बनेगा। नहीं भी एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। एक बार और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तमाम बातों को।
और इस तमाम बातों को देखने के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक जाता है, 18 तक जाता है, और ये इस तरह के 7 है, कितनी तरह के 7 है, समझे ना। और ये नीचे ये ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं लेंथ है। और बड़ा कर देते हैं आपको, ठीक है, और बड़ा कर देते हैं, समझे, और बड़ा कर देते हैं। और यहाँ देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको, और यही बात को इस पर देख लीजिए, थोड़ी सी समय लगेगा आपको, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये वर्ग 1 है, और यहाँ तक कहा जाता है 18, क्या जाता है यहाँ पे 18, समझे ना। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, समझे ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ये 2 टाइल्स के रूप में एक लैंथाइनियम ग्रुप, समझे ना, 14 गो। इसमें एक्टिनियम ग्रुप कितना होता है, 14 गो। क्लास में भी इस बात को भी ऑफलाइन वाले बैच में बच्चे पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा इसको जो हम समझाए हुए थे, समझे ना। तो इस तरीका से इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक का महंगा ज़्यादा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक जो है ना अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, समझे ना। अधिक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टीन का लेप चढ़ा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बड़ी अच्छा से सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आया कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, निम्न से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा। हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, समझे ना। तो इसका हाइड्रा होगा कि अमीबा होगा कि स्पाइरोगाइरा होगा, कि स्पाइरोगाइरा होगा, समझे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने पर परिमाण, आधा, बस इसका नॉर्मल है, आधा पर ही वो क्या करता है, वो काम कर जाता है, समझे ना। जिससे इंडक्शन उसका काम करता है, और उससे जो है ना गति आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एक सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को गौर से ध्यान से देखिए, समझने की सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, समझे ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। 3p क्या होता है, 4, समझे। तो इसके देखिए बाह्यतम कक्षा यहाँ पे ये हो गया 4 2 6, 4 2 6। भीतरी कक्षा यहाँ पे हो गया 6 2 8 2 10। भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोर इलेक्ट्रॉन, समझे। और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसकी जितनी होती है उसकी उतनी संयोजकता होती है। अर्थात ये 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है। प्रत्येक तत्व चाहता है कि हम अपने जो है ना बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, समझे ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के क्रम में जो है ना इसके पास हो जाएगा कितना, 8। तो इसके सल्फर के माथा पर आएगा -2। कितना जाएगा, -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, समझे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। 4 2 6 इसके बाह्यतम कक्षा में सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर चला जाएगा चुपचाप 6। कितना हो जाएगा, चुपचाप 6, ठीक है ना। बड़ा आसान इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चुपचाप 6, ठीक है ना। और जो है ना 6 तो होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10, समझे ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, समझे ना। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16, समझे ना। द्रव्यमान संख्या हो जाएगा कितना, तो 32। कितना हो जाएगा, 32, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 32 लिख देते हैं, ठीक है, 32, समझे ना। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। आपको जो बात अच्छा लगता होगा इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मसुआ के रहने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। पढ़ते रहिए गौर से मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। ग्लूकोज का होता है परमाणु C6H12O6, 6। कितना हो जाएगा, 6। मैं लिख देता हूँ एक बार, C6H12O6, तो ऑक्सीजन परमाणु कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है,
नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी कितनी ले जाती है, तो ऋणात्मक कितनी ले जाती है, ऋणात्मक, समझे ना। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, समझे ना। ओ माय गॉड, सही है भाई, का है गलती मरा रहा है जी, ऋणात्मक, क्या हो जाएगा इसका, ऋणात्मक, समझे ना। अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ स्रावित होता है, तो पीत रस स्रावित होता है लीवर में, कहाँ होता है, लीवर में, अग्नाशय से, यकृत से और छोटी आंत से तो नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, लीवर, समझे ना। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम, कौन सा यहाँ पे प्लाज्मोडियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लाज्मोडियम, समझे ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, समझे ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण, क्या बोलते हैं, जस्तीकरण, समझे ना जी। एनोडीकरण, सॉरी यहाँ एरोडीकरण लिखा गया है, एनोडीकरण, क्या कहते हैं यहाँ पे, एनोडीकरण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन समझे ना, आगे कहता है यहाँ पे सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कौन सा है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कौन है, तो सामान्य दृष्टि दोष के लिए जो है सामान्य तरह के वस्तुओं को देखने के लिए आपको न्यूनतम दूरी चाहिए 25 सेंटीमीटर, कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन है 28 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत, नहीं। तो अधिकतम दूरी पूछता तो अनंत, अधिकतम दूरी पूछता तो क्या होता है, अनंत। और न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, समझे ना। तो ये न्यूनतम दूरी, कौन सा दूरी हो जाएगा, न्यूनतम, समझे ना। और अधिकतम दूरी पूछता तो क्या हो जाता है इसका, अनंत, क्या हो जाता है, अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, 25। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है, वैश्विक मतलब कि धरती को गर्म करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी। यदि इनमें से सभी ऑप्शन है तो इसके लिए तीनों के तीनों अजैव नहीं, तीनों के तीनों जैव है, कौन सी है, जैव। और जब जैव है तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, समझे ना, ये नहीं होना चाहिए। अब हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय, तो जैव निम्नीकरणीय में हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है ना। आप हमको सुझाव जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। या आप हमको अच्छी तरह से जानते होंगे तो आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं, ठीक है ना। और आप सभी से दुआ करते हैं कि आप लगातार हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें हमारे इस क्लासेज को, ठीक है ना जी। और कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमको सलाह दे, समझें। और आगे की तरफ इसको जो है ना थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर देते हैं तो और अच्छी बात है, समझे ना। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मज़े आ जाएगा, समझे ना। सब्सक्राइब कर लेंगे तब तो खैर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आगे क्लास में फिर मिलेंगे, तत्काल थैंक यू।